नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है ये। ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को हमने आपके लिए कंप्लीट करवा दिया है। पूरे चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी में डिटेलिंग के साथ आपको बुक पढ़ाया गया है। आपने यदि पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं क्लास 6 विज्ञान चैप्टर 4, जिसका नाम है पौधों को जानिए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम पेड़ पौधों के बारे में भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है और बताया भी गया है कि बाहर निकलकर यदि आप अपने चारों ओर के पौधों को प्रेक्षण कीजिए। प्रेक्षण का मतलब होता है देखिए, जांच कीजिए। तो आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय हैं। मतलब कुछ छोटे पौधे आपको दिख जाएंगे और कुछ विशालकाय पौधे भी आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो हैं वो आपको देखना है कि जब आप छोटे पौधों को देखेंगे या बड़े पौधों को देखेंगे तो आपको एब्जॉर्ब करना है कि वो किस प्रकार से दिखते हैं। जैसे कि हरे धब्बों की तरह आपको कुछ पौधों के ऊपर दिखाई देंगे, कुछ पत्तियां हरी होती है वो भी दिखाई देगा, कुछ पत्ती लालिमा युक्त होता है। हरी पत्ती और लालिमा युक्त कहने का क्या मतलब है? हरी पत्ती और लालिमा युक्त कहने का मतलब है कि कुछ पत्तों में आप देखोगे कि लाल रंग के पत्ते होते हैं, कुछ पत्ते हरे रंग के होते हैं, कुछ पत्तों का कलर और भी किसी अन्य रंग का भी हो सकता है। कुछ पौधों के फूल बड़े और एवं लाल होते हैं, कुछ के नीले भी फूल होते हैं ना, अक्सर आपने देखा है ना, अलग-अलग रंग के फूल आपको देखने को मिलता है। कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होता, कुछ ऐसे भी आपको पेड़ दिखेंगे जिसमें फूल उगता ही नहीं है। अपने अगर आप अपने घर के आस-पास विद्यालय के रास्ते में स्कूल जाते हो तो रास्ते में बहुत तरह के पेड़-पौधे देखने को मिल जाएगा। बाग बगीचे की अगर बात कर लें तो विद्यालय के अंदर में भी आपको कई प्रकार के पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें बताया गया है कि आइए चलिए हम आज इन्हीं पौधों के अलग अलग भागों मतलब प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में, विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। यहाँ पे देखिए एक पौधा दिखाया गया है। इसमें देखिए यह पौधा पूरी तरह से जड़ के साथ है। यहाँ पे जड़ है, जिसमें एक जो जड़ है जो मोटा होता है उसको हम प्राथमिक मूल जड़ कहते हैं, और एक मोटे जड़ के साथ छोटे छोटी बहुत सारी जड़ें होती हैं उसको हम द्वितीयक मूल जड़ कहते हैं। ये जो टहनियाँ होती है इसके इसको हम कलिका कहते हैं। इंटर नॉड भी कहते हैं जो टहनियाँ होती है, और नॉड वो होता है जो डालियाँ निकली होती है। साथ ही साथ इसके पत्ती है, तना है, फल है और पुष्प के बारे में बताया गया है। तो एक पेड़-पौधे के अंदर ज़्यादातर चीज़ें तो आपको यही दिखाई देती है कि फूल होता है, टहनी होता है, पत्ते होते हैं, फल होता है, जड़ होता है, डाल होता है। इसके अलावा आपको और कोई बेहतरीन चीज़ें नहीं दिखेगी। ये इसका महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि 4.1 में आपको पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियाँ इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं। यहाँ पे 4.1 में जो आपको दिखाया गया है, इसमें आप अलग-अलग प्रकार के जो पौधों के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उसके बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं और इनके अंदर रंग भी भर सकते हैं। जैसे जो पत्तियाँ होती है वो हरे कलर की होती है तो उसे आप हरे कलर से रंग दो, जो टहनियाँ होती है उनको उनके रंग से रंग दो। तो ये अलग-अलग तरह से आप इसको रंग सकते हैं। अब यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है 4.1 से, जिसका नाम है शाक, झाड़ी एवं वृक्ष। मतलब शाक क्या होता है, झाड़ी से आप क्या समझते हैं और वृक्ष क्या होता है? ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आप तो अपने चारों ओर जितने भी पौधों को देखते हैं, हम तो यही समझते हैं कि वो पेड़ है, पौधा है। लेकिन उसमें भी उनकी क्वालिटी होती है, उनको अलग-अलग तरीकों से बाँटा गया है, जिसमें से कुछ को हम शाक कहते हैं, कुछ कुछ को हम झाड़ी कहते हैं और कुछ को हम वृक्ष कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ये शाक, झाड़ी, वृक्ष होता क्या है? उन पौधों के तने एवं शाखाओं को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आप अपने घर से बाहर निकलो, आस-पड़ोस में आपको जितने भी पेड़-पौधे दिखते हैं,
उनके शाखाओं को मतलब टहनियों को, डालों को, डाल समझते हैं ना आप लोग? टहनियाँ समझते हैं, पत्तियाँ समझते हैं, फूल समझते हैं, फल समझते हैं, जड़ समझते हैं, उनको आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है जो आपसे कम लंबे हैं, मतलब आपको जाना है और ऐसे पेड़ पौधों को एब्जॉर्ब करना है, देखना है, लिखना है अपने कॉपी में जो आपसे छोटा हो। ये नहीं कि अपने से बड़े पेड़ पौधों को देखना शुरू कर दो। आपसे जिसकी लंबाई छोटी हो उस पौधों को आपको देखना है, जिनकी लंबाई लगभग लगभग आपके बराबर हो या फिर आपसे बहुत बहुत मतलब अधिक लंबे ना हो। पहले तो आपको ऐसे पेड़ देखना है कि जो आपसे कम लंबे हो। दूसरा आपको ऐसे पेड़ देखना है जिसका लंबाई आपके बराबर हो, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। और फिर तीसरे आपको ऐसे पेड़ देखना है जो आपसे भी बहुत बड़ा है। अब जैसे बरगद का पेड़ ले लो, शीशम का पेड़ ले लो, ये सब तो आपसे बहुत लंबे होंगे ना। तो ऐसे ही आपको तीनों अलग-अलग तरह के पेड़-पौधों को देखना है। अब आपको क्या करना है, तने को स्पर्श करना है, उसकी टहनियों को छू के देखना है और यह जानने के लिए कि तना जो है, टहनी जो है उसका वो कोमल है या हार्ड है। इसे धीरे-धीरे एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, उसे घुमाना है आपको और ध्यान ये भी रखना है कि वह टूटना नहीं चाहिए। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। जो लंबा पौधा होता है, उसकी जो टहनियाँ होती है, उसको नापने का आपको प्रयास करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है पौधों के संवर्ग के बारे में। जैसे पौधों का नाम दिया गया है, पौधे के नाम में टमाटर है। इसकी ऊंचाई छोटी होती है, हरा होता है, कोमल होता है और पौधों का स्वर्ग मतलब किस कैटेगरी में आता है, ये साग की कैटेगरी में आता है। वहीं पे दूसरा देख लो, आम का पेड़ बहुत लंबा होता है, देखा है ना आपने आम का पेड़? आम का पेड़ बहुत लंबा होता है और वो हरा या कोमल तो नहीं होता, मोटा होता है, कठोर भी होता है और तने के ऊपर से मतलब कि शाखाएं कहाँ से निकलती है, उसकी जो टहनियाँ निकलती है वो तो बहुत ऊपर-ऊपर निकलती है ना, जड़ से जो टहनी नहीं निकलता है। तो इसलिए यहाँ पे हाँ लिखा हुआ गया। और ये शाख नहीं है, ये वृक्ष है। ऐसे जो बड़े पेड़ होते हैं ना उसको हम वृक्ष कहते हैं। और तीसरा देखिए नींबू का पेड़, पौधे के नाम में आपको नींबू का है, ऊंचाई थोड़ा-सा तो लंबा होता है, ठीक है? कठोर भी होता है और तने का आधार से ऊपर मतलब तना जो होता है इसका वो जड़ से भी निकलना शुरू हो जाता है और ऐसे वृक्षों को हम झाड़ी कहते हैं। मतलब शाख, वृक्ष और झाड़ी आपको समझ में आ गया। ऐसे पेड़-पौधे जो बिल्कुल छोटे होते हैं, जमीन पे ही उगते हैं, जैसे टमाटर हो गया, तो उसे हम शाख कहेंगे। जो पेड़-पौधे बहुत बड़े और लंबे होते हैं उसे हम वृक्ष कहेंगे। और जो बहुत बड़े और बहुत छोटे नहीं बीच का होता है मतलब हमारे साइज का या हमसे छोटा, उसे हम झाड़ी के नाम से जानते हैं। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं का मतलब होता है टहनियाँ, भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो शाखाएं होती है वो भूमि के पास जो तना होता है, जो टहनी होता है, जो डाल होता है, उसी के कुछ ऊंचाई से निकलता है। हम सभी पौधों को सारणी 4.1 में वर्गीकृत करेंगे, मतलब आपको डायग्राम देख के इसे बांटना है। कुछ उदाहरण देकर आपको इसको समझाना है। आपको और अधिक पौधों के लिए 1, 2, 3 कॉलम को भर सकते हैं। जो आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉलम दिया गया है ना, कॉलम में 1, 2, 3 तो भरा हुआ है लेकिन 1, 2, 3 कॉलम खाली है, इसे आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 अलग-अलग भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग कौन-कौन से हैं? ये वर्ग हैं शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें 4.3 में दर्शाया भी गया है। देखिए 4.3 यहाँ पे हमारा ग्राम आपको दिख रहा है, इसमें जो सबसे ए नंबर पे है, ये बहुत छोटा पौधा है और आपको पता है जो छोटा पौधा होता है उसे हम क्या कहते हैं? शाख कहते हैं। दूसरे नंबर पे देखिए, ये एक पौधा है जो बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है, ये हमारे साइज के बराबर का होगा। तो इसे आप क्या कहोगे? झाड़ी कहोगे। और तीसरे सी नंबर पे एक बहुत लंबा-चौड़ा पेड़-पौधा है, जिसमें आपको बहुत बड़े आकार का ये दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहोगे? वृक्ष कहोगे। एक छोटा-सा सुझाव बच्चों के लिए दिया गया है। देखिए, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे इसलिए आप
4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक-एक बच्चा ऐसे पौधों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो पौधों में दिक्कतें हो सकती है। इसलिए आप 4-5 बच्चों के साथ ये स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल करने के लिए बताएगा। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का उपयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? ऑलरेडी आपने क्लास 6 में खरपतवार के बारे में पढ़ा है ना? खरपतवार क्या होता है? चैप्टर 1 में ही है खरपतवार के बारे में। साथ ही साथ खेतों में, बगीचे एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उग जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि खेतों में या गमलों में या बहुत ऐसे जहाँ पे मिट्टी आप ऐसे ही छोड़ देते हो, वहाँ पे बहुत अलग-अलग प्रकार के जंगल अपने आप उग जाते हैं। उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? हाँ, तो अगर आप गाँव से हैं और आपने खेती को देखा है, तो आपको पता होगा कि खरपतवार को कैसे उखाड़ा जाता है। यहाँ पे जानना है कि कुछ पौधों में जो शाखाएँ होती हैं, जो टहनियाँ होती है, वो तने के आधार के समीप से निकलती है और इनका तना जो होता है वो कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इसलिए इन्हें झाड़ी कहते हैं। 4.3 में आपको दिखाया गया है। और कुछ पौधे बहुत ऊँचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, इसे वृक्ष कहते हैं। जैसे कि झाड़ी वगैरह में क्या होता है कि तना वगैरह तो कम ही ऊंचाई से निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन अगर बड़े वृक्ष की बात करें तो बड़े वृक्ष में तो ऊपर की ओर जाके डाल निकलता है ना, तो इसलिए इन्हें वृक्ष कहा जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पौधे ऐसे होते हैं जो ऊपर की ओर चढ़ते हैं, जैसे लत्ती वगैरह होता है ना, वो ऊपर की ओर चढ़ता है। तो ऐसे पौधों को आप जोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते। कई बार आपने देखा होगा कि जिनका तना नहीं होता है, जैसे गाँव वगैरह में आपने घिउरा वगैरह का पेड़ देखा होगा, नेनुआ वगैरह का पेड़ देखा होगा, कद्दू का पेड़, करेले का पेड़ देखा होगा, उसमें ढाठ लगाया जाता है। बाँस वगैरह का ढाठ लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पेड़ के अंदर डाल नहीं होता है। तो जिस जिस कारण से उनको एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो जो कमज़ोर तने वाले पौधे होते हैं, जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, भूमि पर पसर जाते हैं, इन्हें बिसर्पी लता कहा जाता है। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। जब कुछ पौधे सहायता से, याद रखिएगा, कुछ ऐसे पौधे जो सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, मतलब किसी डंडे की सहायता से या किसी दीवाल के सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। ये अलग ही प्रकार के हैं। ये दीवालों के ऊपर फैल जाते हैं, उसमें जैसे घिउरा का पेड़ वगैरह हो गया, वो दीवालों के ऊपर फैल जाएगा, वहां पे आपको घिउरा देना शुरू कर देगा। संभवतः आपने अपने विद्यालय अथवा घर के कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी तथा बिसर्पी लता के 2-2 पौधों के नाम लिखिए। ये आपके एक्सपेरिमेंट के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए। यदि आपको पता है आपके स्कूल में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे हैं, तो आप इन्हीं प्रकार के 2 अलग-अलग पौधों के नाम को एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल या ऑब्जर्वेशन के लिए लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है तना। तना क्या होता है? अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखो और उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखो। अपने अवलोकन की तुलना में अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। क्या आपने देखा? अब आपको अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखना है और अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल एवं फूल होते हैं। तना जो होता है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? पत्तियां पाई जाती है, शाखाएं होती है, कलियां होती है, फल होता है और फूल, ये सारी चीजें वहां पे मौजूद होता है। अब आपको क्या करना है? कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंट के लिए आपको 1 ग्लास पानी लेना है, लाल स्याही लेना है और साकीय पौधा का एक ब्लेड लेना है। देखिए, यह एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो मुझे याद है कि ये एक्सपेरिमेंट मैंने अपने घर में किया था। आज भी मुझे याद है, मैं जब क्लास 6 में था, तो सेम एक्सपेरिमेंट, सेम बुक मैंने भी पढ़ा है और मुझे याद है कि यही एक्सपेरिमेंट मैंने अपने घर में किया था। मतलब ये रियलिटी है कि मैंने इस एक्सपेरिमेंट को आज से कईयों साल पहले करके देखा था अपने घर में। गिलास के 1/3 जल से आपको गिलास को भर देना है और जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें। अब क्या करो आप कि 1 गिलास पानी लो, पानी के गिलास के अंदर आप क्या लो, 1 गिलास जब पानी ले लिए तो उसको आधा कर दो। पूरा गिलास भर के पानी नहीं रखना है, आधा गिलास पानी रखना है।
और उसमें आप ना कुछ कलर मिला दो, या तो लाल मिला दो या ब्लू मिला दो, कुछ कलर ज़रूर मिला दो। अब साग के तने को ग्लास में रखना है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। अब चित्र 4.6 को देख लीजिए। 4.6 यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए, ऐसे ही आपको एक ग्लास लेना है, आधा पानी लेना है, उसमें कलर डाल देना है और कलर में आपको उस साग के पौधे को डाल देना है। क्या इस साग के कुछ भाग जो है वो लाल नज़र आते हैं? 1-2 दिन के बाद आप देखोगे कि उसपे ना रंग ऊपर चढ़ गया। जो ग्लास में रंग होगा ना, वो पेड़ के अंदर आ जाता है। पत्तियों में आपको वो लाल-लाल दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप नीला डालते हो तो पत्ती जो हरी है वो नीली हो जाती है। ऐसा वाक़ई में होता है, मैंने भी किया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में आ जाता है। मतलब उसका रंग जो आप पानी में डालोगे ना ग्लास के अंदर, वो रंग पेड़ के अंदर आ जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कैसे पहुँचा? तो आपको पता है कि उसकी जो जड़ है, जो टहनी है, वो पानी को अवशोषित करती है और पानी को अवशोषित करने के कारण उसके अंदर जो रंग मौजूद था, जो कलर मौजूद था, वो भी अवशोषित हो गया और वो अवशोषित होकर पेड़ के पत्तियों में पहुँच गया। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। यही आपको एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो अपने घर में करके देख सकते हो। आसान है और अच्छा भी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब हम 4.3 की तरफ बढ़ जाते हैं। 4.3 में हमारा कहता है पत्ती। अब पत्ती क्या है? अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उसका आपको एक चित्र बनाना है। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसा है? जितनी भी पत्तियों को आपने देखा है, क्या उन सभी पत्तियों का साइज जो है वो एक जैसा है? क्या सभी पत्तियों का रंग जो है वो एक जैसा है? क्या सभी पत्तियों का आकार जो है वो एक जैसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अलग-अलग पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वो अलग-अलग होती है। आम का पत्ता अलग है, केला का पत्ता अलग है, तुलसी का पत्ता अलग है, आलू का पत्ता अलग है। तो इन सभी के पत्ते तो अलग-अलग होते हैं ना। तो यह तने से किस प्रकार जुड़ी हुई है? अब देखो, पत्तियां तो आपको पता है कि पेड़ के टहनियों से चिपका होता है, लेकिन कैसे जुड़ा हुआ होता है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा हुआ होता है, पर्णवृंत कहलाता है। 1 नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पर्णवृंत किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से वह जुड़ा हुआ होता है, उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास के पौधों की इन पत्तियों का इन भागों से पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। एक पत्ती लिया गया है, एक मतलब जो पेड़ का पत्ता है उसे यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें इस भाग को पटल कहते हैं। जो ऊपर-ऊपर का भाग है उसे पटल कहा जाता है। जो ये डंडा होता है निकला हुआ उसे तना कहते हैं और इसके कारण जो ये पत्ती इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसे हम पर्णवृंत कहते हैं। फिर से एक क्रियाकलाप आ गया है, क्रियाकलाप 3। आप चाहो तो इसे भी करके देख सकते हो। एक पत्ती को एक सफेद कागज द्वारा अपनी कॉपी के पन्नों के नीचे रखिए। अब देखिए क्या करना है, एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्नों के नीचे रखना है और दर्शाए गए तरीके पर एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़ें तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को के नीचे पत्ती है धीरे-धीरे आपको रगड़ना है। एक पत्ती ले लेना है, उसके ऊपर एक कागज रख देना है, उसके बाद उस पे पेंसिल चलाना शुरू कर देना है। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देता है? क्या आप छाप पत्ती की तरह दिखाई देता है? तो हाँ, ये भी एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा है। एक पत्ती के ऊपर, हरी पत्ती के ऊपर जब आप सफ़ेद पेपर रख के उसपे पेंसिल हल्का-हल्का घसोगे, तो उसका वो छाप जो है, वो आ जाता है। कि इन रेखित संरचनाओं को हम सिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है? इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। आपने देखा होगा जो पत्तियाँ होती है, मैं आपको एक पत्तियों के ऊपर लेके चलता हूँ, एक बार पत्तियों के बारे में मैं दिखाता हूँ। अभी हमने पत्तियों के ऊपर बात किया था ना कि पत्तियाँ होती कैसी है। तो अभी देखिए, ये पत्ती है और इस पत्ती के बीच में जो ये लाइन आपको दिख रहा है, जिसके कारण ये दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है, जो एक दूसरे को आपस में मतलब कि
बांध के रखते हैं, इसे हम मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। 1 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जलिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं जो है एक दूसरे के समानांतर होते हैं। घास वगैरह जो होता है वो उसमें जो ये सिराएं होती है वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है। साथ ही साथ आपको क्रियाकलाप 4 के बारे में बताया गया है। देखिए उसमें बहुत सारे क्रियाकलाप हैं। एक बार हम क्रियाकलाप 4 के बारे में बताते हैं। इसमें आपको क्या-क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए साग का पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अब इसमें क्या करना है? इस क्रियाकलाप में आपको दिन के समय ही करना है। ये जो आपका क्रियाकलाप है ये आपको सिर्फ और सिर्फ दिन के समय में करना है, जब धूप खिली हुई हो, मतलब धूप अच्छे से निकल रखा हो, तभी आपको इस एक्सपेरिमेंट को करना है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली-भांति संचित और धूप में रखे हुए पौधे को लेना चाहिए। मतलब धूप में जो पहले से पौधा लगा हुआ हो उसे आप लीजिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को, जो नीचे पे चित्र दिया गया है देखिए यहाँ पे, ऐसे पन्नी में बांध देना है। ध्यान से समझिए, किसी भी पेड़ पौधे के किसी भी पत्तों को और टहनियों को ऐसे ही पेड़ से पॉलीथीन के बैग से बांध देना है और दूसरे पॉलीथीन को खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख देना है। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैले के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है तो उसे आपको एब्जॉर्ब करके लिखना है। अब मतलब कि समझ लीजिए, यहाँ पे अब हमारे साथ क्या हुआ है कि ये पॉलीथीन के साथ इस पत्तियों को बांध करके छोड़ दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या कुछ समय के बाद आपने पन्नी के अंदर पानी की कुछ बूंदों को देखा है? तो ये महत्वपूर्ण है। ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वाकई में पानी की बूंदें वहां पे जमा होती है, और यही सारी चीजें आपको एब्जॉर्ब करके अपने कॉपी में लिखना है। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। बताया गया है कि जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलता है और इस क्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन जो है वो एग्जाम में भी पूछा जाता है। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो बड़ी मात्रा में जल को इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। पॉइंट हमारा कहता है पत्ती में क्या है। देखिए अगली स्लाइड में आपको दिखाया गया है कि एक हरे कलर की पत्ती है, एक आयोडीन विलयन है और बैगनी रंग का पत्ता है। तो आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले आपको तो ये समझना है कि ये जो हरी पत्ती है, ये हरी पत्ती को बाद में देखा गया जब इसको आयोडीन विलयन में, मतलब कि नमक के पानी वाले घोल में जब इसे मिलाया गया, तो इस पत्ती का जो रंग है वो बैगनी रंग हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एज ए एक्सपेरिमेंट की तरह समझना है। तो यहाँ पे आपको बताया भी गया है क्योंकि इस क्रियाकलाप में स्पिरिट को गर्म करना होता है, अतः अध्यापक को कक्षा में यह प्रयोग स्वयं दिखाना चाहिए। बच्चों को बताया गया है खासकर कि आप अपने घर पे इन सभी प्रयोग को ना करें, अपने शिक्षक के उपस्थिति में ही इन तमाम कार्यों को करने की कोशिश करें। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट था। दूसरे हम आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पहले से पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। जब पौधे या किसी भी प्रकार के पेड़ धूप की, मतलब कि सनलाइट में, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस कार्य में, इस प्रक्रम में, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। मतलब रिलीज क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। ये जो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इससे प्राप्त जो एनर्जी होता है वो पौधे के अलग अलग भागों तक पहुंच जाता है। देखिए हमने इसे पहले एक क्रियाकलाप किया था जिसमें आपने देखा था कि एक कलरफुल वाटर के अंदर जब हमने पौधों को रखा तो कुछ समय के बाद उसके पत्तियों का रंग चेंज हो गया था। अगर हमने लाल रंग के पानी में डालना है तो वो पत्तियां लाल रंग की हो जाएगी, अगर नीले रंग के पत्तियों में डालेंगे तो वो नीले रंग की हो जाएगी। तो पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करता है। याद रखिएगा, ये जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों का,
ये भोजन बनाने के लिए पेड़-पौधे इसका उपयोग करते हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास जो है, मतलब खत्म होना जो है, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जो है वो जड़ करता है। आपको पता है कि पेड़-पौधे के ऊपर की जितनी भी टहनियाँ होती है या पत्तियाँ होती है या फल-फूल जो भी होता है, उस तक चीज़ों को पहुँचाने का काम कौन करता है? जड़ करता है। पेड़-पौधों के जड़ के माध्यम से ही पानी हो गया या किसी भी प्रकार का खनिज हो गया, वो पौधों के ऊपर तक पहुँचाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जड़ के बारे में कि जड़ क्या है? तो देखिए, आपको अब कुछ ध्यानपूर्वक देखना है कि जड़ के बारे में। तो सबसे पहले आपको मैं एक डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। पौधों को जल देने की प्रक्रिया आप देख रहे हैं। पौधे का कौन-सा भाग मिट्टी के अंदर आता है? तो जड़ ही आता है। तो आपको अब जड़ के बारे में समझा देते हैं कि जड़ क्या होता है। 4.13 जो है डायग्राम, इसमें आपको पौधों को जल के दर्श दिखाया गया है, कैसे पौधों के ऊपर जल डाला जा रहा है और यही जड़ के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचा जाएगा। तो इसमें लिए आपको चाहिए क्या-क्या? अगर इस क्रियाकलाप को करना चाहते हैं आप, तो आपको क्या चाहिए? 2 गमले चाहिए, कुछ मिट्टी चाहिए, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल चाहिए। यह क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए, मतलब 4 से 5 स्टूडेंट मिलके इस काम को कर सकते हैं। अब करना क्या है? बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानीपूर्वक आपको उखाड़ लेना है। मतलब 2 ही प्रकार के जो पौधे हैं सेम होने चाहिए और 2 पौधे होने चाहिए, उसको उखाड़ के आप ले आएँ। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति ना हो। ये आपको ध्यान रखना है कि उखाड़ने के समय जो आप पेड़ उखाड़ रहे हो, उसका जड़ नहीं टूटना चाहिए। खरपतवार के एक पौधों को आपको एक गमले में मिट्टी डालकर लगा देना है। जो गमले आपने पहले लिया था, उसमें मिट्टी डालकर एक पौधे को लगा देना है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट देना है, मतलब जड़ को ही काट देना है और दूसरे गमले में लगा देना है। आप नियमित रूप से उसमें पानी डालते रहना है। डेली आपको उसमें पानी डालने हैं। 1 सप्ताह पश्चात आपको इसका प्रेक्षण करना है, मतलब इसको देखना है, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? आपको यहाँ पे देखना है कि क्या दोनों पौधे जो हैं वो स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से तो पानी दिया गया है, 1 सप्ताह तक डेली पानी डाला गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय के बारे में जान पाते हैं? आपको वहाँ पे क्या मिलता है, इन चीज़ों को आपको बताना है। जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करते हैं। इसमें एक और क्रियाकलाप दिया है। देखो, जब पौधों के अंदर जड़ नहीं होगा, तो वो पानी को अवशोषित ही नहीं कर पाएगा। पेड़ के अंदर वो चीज़ों को भेज ही नहीं पाएगा, तो ऐसे में वो पेड़ खराब हो जाएगा। लेकिन जिसमें जड़ लगा रहेगा, वो पौधा जल्दी सूखेगा नहीं, वो पानी, खनिज, खाद अपने जड़ के माध्यम से पेड़ के दूसरी छोरों पर पहुँचाता रहता है। अब हम क्रियाकलाप 7 के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आवश्यक सामग्री के रूप में मक्का का ज़रूरत होता है, चने के बीज का ज़रूरत है, रुई, कटोरी और जल की आवश्यकता है। आपको 2 कटोरा लेना है और इसमें भीगी हुई कुछ आपको दाने रखने हैं। 1 कटोरी में 3 से 4 बीज आपको चने के रखने हैं और दूसरे में मक्का का दाना रखना है। और इसमें जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, मतलब रुई को भिगा के और उसपे डुबा दीजिए, ताकि वो हमेशा बीज जो है वो नम रहे, मतलब पानी उसपे लगता रहे। अब आप क्या देखें, जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित न हो जाए, मतलब उससे आपने कई बार चना को अंकुरन होते हुए देखा है? चना के अंदर से एक सफ़ेद कलर का छोटा-छोटा डिभी टाइप का निकल जाता है और फिर आपको क्या करना है, यही इंतज़ार करना है। क्रियाकलाप 6 में हमने देखा था कि पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे की मिट्टी में मजबूती से समाये और जकड़े हुए रहते हैं। जो जड़ होता है ना किसी पेड़-पौधे का, वो मिट्टी के अंदर बहुत ही, मतलब हैवीली, मतलब बहुत ही जोर से मिट्टी को पकड़ के रखता है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। स्थिर रखने के लिए मिट्टी और जड़ एक दूसरे का साथ देता है। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है। अलग-अलग प्रकार की आपको पत्तियां दिख जाएगा, अलग-अलग प्रकार का डाल दिख जाएगा। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? जड़ में भी आपको, जड़ जो है पेड़ पौधे का, वो अलग-अलग दिखाई देता है। अब इसके बारे में आपको पता लगाना है। आपको चित्र 4.16 और 4.16 बी और ए में आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना है कि चने के पौधे की जड़ों की संख्या कितनी होती है। तो ये आप नीचे देखिए, यहाँ पे एक तरफ मक्के का है बीज और एक तरफ चने का है। दोनों की जड़ों में आपको अंतर देखने को मिलेगा।
ए की जड़ें और बी की जड़ों में आपको क्या-क्या अंतर देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको एब्ज़ॉर्ब करके लिखना है। साथ ही साथ एक क्रियाकलाप और दिया गया है, आपके क्लास 6 में जितने भी चैप्टर हैं उसमें क्रियाकलाप बहुत ज़्यादा दिया गया है। खुले मैदान में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं, बहुत सारे ऊल-जलूल जंगल उगे हुए हों, वहाँ जाना है। कुछ खरपतवार पौधे की मिट्टी खोदकर आपको निकाल लेना है और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग करके निरीक्षण करना है कि उसकी जड़ें कैसी है। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्र 4.16 की तरह है या फिर 4.16 बी की तरह है, मतलब ए या बी की तरह है। या तो ऐसी होगी या फिर चने की जड़ों की तरह होगी। तो ये भी आपका एक क्रियाकलाप था। अब यहाँ पे आपको देखना है जिन पौधों की जड़ें 4.17 ए की तरह है, जो डायग्राम में दिखाया गया है, उनकी जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं, याद रखिएगा। 4.17 में जो आपको दिखाया गया है जड़, जैसे कि ये हमारा है, ये वाला जो ए है, जिसमें एक सिंगल जड़ है, इसे हम मूसला जड़ कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ें मतलब 4.17 इसके जैसा होगा, इसे हम झकड़ा जड़ कहते हैं या फिर रेशेदार जड़ कहते हैं। ये मूसला जड़ और झकड़ा जड़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आपको क्या करना है, एकत्र किए गए खरपतवार के उनकी जड़ के आधार पर उनको 2 समूह में बाँट देना है। मूसला जड़ वाले को अलग कर लेना है, रेशेदार जड़ वाले को अलग कर लेना है। पौधों की पत्तियों को भी देखना है, क्योंकि पत्तियां भी तो पौधों के अलग-अलग होते हैं और अलग-अलग पौधों वाले पत्तियों को बिल्कुल अलग-अलग ग्रुप बना लेना है। अब यहाँ पे आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसको देखना है। पौधों की पत्ती के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में अनेक रोचक संबंध होते हैं। क्या उन सभी पौधे जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं, उनकी पत्तियों का सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार की सारणी 4.2 को सही रूप से भर सकता है? अब यहाँ पे आपको देखना है जितने भी आपने खरपतवार को उखाड़ के लाया है, क्या उसकी पत्तियां, जड़ें, टहनियां एक समान है? अगर है तो इसको आपको लिखना है इसमें। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जो जड़ होता है किसी भी पेड़ पौधे का, वो पानी को खींचती है और पेड़ पौधों तक पहुंचाती है। इसके अलावा जल खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ जैसे कि गाजर हो गया, मूली हो गया, शकरकंद हो गया, सलजम हो गया, टैपियोका हो गया, ये सब हम खाते भी हैं। तो इन सब के अंदर इसी प्रकार के जड़ आपको देखने को मिलते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं, जहाँ भोजन भंडारित होता है। कई बार हम पत्तियों को भी भोजन के उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 4.1 में ये चीज़ देखने को मिलेगा कि कुछ पौधों के पत्तियों को, कुछ के जड़ों को, कुछ के टहनियों तक को हम लोग खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जड़ के बारे में था। अब हम पुष्प के बारे में बात करेंगे। गुलाब के पौधे के 3 आरेख 4.19 ए, बी और सी में दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गुलाब का फूल जो है वो आपको 3 भागों में दर्शाया गया है। ए है, बी है और सी है। अब ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया है? क्या सभी पुष्प रंगे-बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के फूल को भी देखा है? क्या वो चटकीले होते हैं? आइए अब हम कुछ फूलों के बारे में जानते हैं, कुछ पुष्पों के बारे में जानते हैं। तो अब क्रियाकलाप करना है। यहाँ तो आपकी क्लास 6 में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रियाकलाप हर चीज़ को कर के देखने के लिए बोलता है। तो अगर आप इस क्रियाकलाप को करना चाहते हैं, तो आपको इसमें पुष्प मतलब फूल कलिका की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी पौधे के 2 पुष्प ले लेना है, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, ऐसे किसी भी फूल को आपको ले लेना है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन-सा होता है? पुष्प की पंखुड़ियाँ होती है। याद रखिएगा किसी भी फूल का पंखुड़ी जो होता है, वही तो सबसे बेहतर होता है देखने में। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग-अलग रंगों की होती है। जितने भी फूल हैं, क्या सभी की पंखुड़ियाँ एक जैसे कलर की होती है? नहीं, अलग-अलग फूलों के पंखुड़ियाँ जो हैं, वो अलग-अलग रंगों के होते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है कि कली का जो प्रमुख भाग कौन-सा है, उसे ध्यान से देखना है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटी
पत्ती की भांति ये दिखाई देता है। इसे हम बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों की भली-भांति अवलोकन करना है, बड़े ही ध्यान से देखना है और उसमें जो भी चीज़ें आप एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। इसमें कितने बाह्य दल हैं? क्या ये आपस में जुड़े हैं या फिर स्वतंत्र हैं? बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अथवा स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग-अलग है या फिर संयुक्त है? तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखना है। तो आपको ध्यान देना है कि विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया या किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न फूलों का आपको अध्ययन करना है तथा अपने प्रेक्षण सारणी में आपको लिखना है। प्रेक्षण सारणी कहने का मतलब हो गया जो आपकी नोटबुक तैयार किया है इस चैप्टर के लिए, उसमें आपको एब्जॉर्बेशन को लिखना है। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम को आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास है दे रखा, इसके अंदर हमें और चीज़ों को फिल करना है। आप पुष्प में मतलब फूल के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ियाँ जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों की लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। 4.21 में ये दिखाया गया है। यही है धतूरा का फूल जिसका उपयोग लोग पूजा पाठ के लिए करते हैं, खासकर भोलेनाथ के। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा देना है और आपको ध्यान से पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानना है। 4.23 में सब कुछ बताया गया है पुंकेसर और स्त्री केसर। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध अलग-अलग प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या जान सकते हैं? एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित करना है आपको। ये चैप्टर में आपके क्रियाकलाप में बताया गया है। पुष्प के केंद्र में मतलब फूल के बीच भाग में जो स्थित भाग होता है उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। याद रखिएगा और इसे आप पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए और फिर आप अपने आँखों से इसे देख पाएँगे। तो स्त्री केसर को भागों को पहचानना है आपका ताकि आगे आपको स्त्री केसर को आसानी से समझा जा सके। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांचित चित्र बनाना है। ये आपके चित्र के रूप में भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। एक और क्रियाकलाप 11 आ गया है। आइए एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करना है। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन से इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार से काटा जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो पेड़ पौधे और पुष्प फूल पत्ती को लेकर है। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट भर जैसे 4.25 के अंदर बताया गया है, ऐसे आपको उसको काट कर रख लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे ब्लेड से कैसे काटा जा रहा है, ऐसे आपको 2 अलग-अलग भागों में इसे काट लेना है। इसके अलावा अंडाशय की जो काट है उसको सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर आपको जल की कुछ बूंदे रखना है। इसके बाद इसको आवर्धक लेंस की सहायता से देखना है, लेंस के माध्यम से दिखेगी। इसके अंदर जब आप देखोगे तो गोल-गोल चीज़ें जो दिखाई देगी वो बीजांड कहलाता है, याद रखिएगा। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में आप चित्र बनाकर लिख सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक इसको याद करना आसान रहे। तो इसके अलावा आपको इस जितने भी कार्यों को किया है, ये सभी आपको अपने कॉपी में एब्जॉर्बेशन के तौर पे लिखना है ताकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से इसे अपने कॉपी में लिख सको। यहाँ पे चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें थी वो आपको क्रियाकलाप के बारे में थी, यहाँ पे सारे क्रियाकलाप खत्म हो गए हैं। अब प्रमुख शब्द के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे आरोही मैंने समझाया है, संवहन, विसर्पी लता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व, मध्यशिरा, शिरा विन्यास, बीजांड, समांतर शिरा विन्यास, पंखुड़ियाँ, स्त्री केसर, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवृत्त, जलिका रूपी शिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजर, वाष्पोत्सर्जन, वृक्ष, शिरा, ये सारी चीजें आपको चैप्टर के अंदर बता दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सारांश भी है, वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो याद करना सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए काफी मददगार होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, ये प्रश्न करने भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। 13 प्रश्न है टोटल, 13 क्वेश्चंस। ये आप अपने कॉपी में जरूर कर लें। यदि किसी प्रश्न में आपको समझने या लिखने में दिक्कत हो रहा है,
तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से दे दिया जाए। तो यहाँ पे क्लास 6 का साइंस का जो चैप्टर था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पूरे डिटेलिंग के साथ इन सभी पॉइंटों को समझा दिया गया है। यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण शब्द थे उन्हें बता दिया गया है। प्रश्न उत्तर के बारे में बता ही दिया गया है कि आप चाहे तो हमसे हेल्प ले सकते हैं, कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे क्लास 6 चैप्टर 4 पौधों को जानिए समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।